हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये जान रहे थे कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, वो क्या होते हैं। हमने इसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था, ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसका मैग्नीट्यूड भी जाना था। तो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो कुछ ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, यानी इसकी जो इक्वेशन आई थी, आप वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया था, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था। क्या आया था? अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया था। इसके बाद हम यहाँ पे कोसाइन जो है में या कोस में हम एक्स ए वाई ए जेड को लिख रहे थे। तो मैंने क्या कहा था कि ये क्या है आपका, ये जो है आपका वेक्टर है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ए एक्स की वैल्यू ये है, ए वाई ये है वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में। अब ए एक्स की बात करें, यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा है। तो कॉस अल्फा आपका क्या होता है, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस है आपका ए एक्स अपॉन हाइपोटेनस यानी ए, ठीक, ये है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिखेंगे कॉस अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आया था आपका ए, सॉरी ए एक्स, और हाइपोटेनस आया था आपका ए, ठीक। इसी तरीके से हम कॉस बीटा की बात करते हैं, फॉर्मूला वही है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बीटा की बात करें, ये बीटा है, तो बेस है आपका ए वाई और हाइपोटेनस है आपका ए, ठीक। बेस है आपका ए वाई और हाइपोटेनस क्या है, ए, ओ आर यानी ए। इसी तरीके से गामा की बात की जाए तो कॉस गामा आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। गामा के केस में बेस है आपका ओ एस, हाइपोटेनस क्या है आपकी ओ आर। तो ओ एस अपॉन ओ आर यानी ए जेड अपॉन, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स, ठीक है, ये ए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर ए कॉस अल्फा। इसी तरीके से ए वाई की वैल्यू निकाली जाए, ए आपका इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ए कॉस बीटा। इसी तरीके से कॉस गामा की बात करें तो ए इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा। अब हम क्या जानते हैं, हमारी जो इक्वेशन है उसके अनुसार ए बराबर होता है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ए एक्स कितना है आपका, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए वाई है ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस बीटा जे का कैप, ए जेड है ए कॉस गामा के कैप, ए कॉस गामा के का। क्या आपकी इक्वेशन आ गई। मैग्नीट्यूड की बात की जाए क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, या ए कॉस अल्फा लिख दीजिए पहले, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले से नोट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बी इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बी ऑन बोथ साइड। तो ए का स्क्वायर, ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपली आपको पता है, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक। अब ए स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पे कॉस आएगा पूरा, क्योंकि आपने अभी देखा था हमने कोसाइन निकाला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे कॉस है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक। अब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक ही है, तो 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये आपका आ गया डायरेक्शन कोसाइन, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो आपका अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन मोशन यानी जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है तो उसी कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा था, हमने उसी के बेस में हम आगे बढ़े थे, हमने जो है वेक्टर स्केलर के कॉन्सेप्ट को जाना था। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो जैसे कि आपका नाम दर्शाता है प्रोजेक्ट, यानी आपने इसमें कुछ इस तरीके से जो है इस गति में कुछ इस तरीके से होता है कि वस्तु को प्रोजेक्ट किया जाता है, उसे एक एंगल से डाला जाता है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं, आपको क्या करना है, बॉल को अपने दूसरे फ्रेंड को पास करना। अब वो काफी दूर है तो आप क्या करते हैं, बॉल को उसकी ओर फेंकते हैं, ठीक। तो आप बॉल को कैसे फेंकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उछाल के, मतलब इस एक एंगल में आप फेंकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और एक एंगल से आप उसकी तरफ डालते हैं और फिर वो क्या करता है, उसे कैच कर लेता है। तो यहाँ पे आप जब बॉल को डाल रहे हैं तो आप किस तरीके से डाल रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने अपने फ्रेंड को भेजनी है बॉल, आप यहाँ से फेंकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, परिपेक्ष गति कहलाता है, क्योंकि आपने क्या किया है, मान लीजिए ये क्या है, बेस है, तो यहाँ से आपने किसी एक एंगल थीटा पे बॉल को डाला,
किसी एक एंगल थीटा पे बॉल को डाला है और इस थीटा पे डालने के कारण ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर आई और फिर नीचे की ओर चली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने मोशन पढ़े वो आपके स्ट्रेट लाइन मोशन थे, जिसमें हमने 1D 2D 3D के कॉन्सेप्ट को जाना था। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो है आपका जो मोशन था वो बिल्कुल सीधा था, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा था कि आप ये देख पा रहे थे कि मोशन कैसा है आपका, एक सीधी रेखा में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 डायमेंशन में मोशन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई सीधा चल रहा है, मान लीजिए आपने क्या किया, बॉल ली, फर्श पे ऐसे जो है धक्का दिया तो फर्श पे ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायमेंशन में चेंज हो रहा है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में दोनों एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में यहाँ पे क्या होता है, चेंज आता है यानी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, वस्तु को किसी एक एंगल से फेंकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई बॉल फेंकी, कोई वस्तु फेंकी, आप एक एंगल से फेंकते हैं और वहां पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों में क्या होता है, चेंज आता है या वस्तु अपनी जो है मोशन करती है, वस्तु अपना मोशन करती है, यानी समय के साथ जो है वो एक्स एक्सिस में भी चेंजेस कर रही है, वाई एक्सिस में भी वो चेंजेस कर रही है। An object that is in flight after being thrown or projected is called projectile। यानी जब एक वस्तु फ्लाइट में होती, जब हम उसे फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो एक फ्लाइट में होती है। तो इस प्रकार की गति को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। Such a projectile might be football, cricket ball, baseball और any other object। और ये जो प्रोजेक्टाइल है वो एक फुटबॉल हो सकता है, एक क्रिकेट बॉल हो सकता है, बेसबॉल या कोई भी वस्तु हो सकती है। The motion of a projectile may be thought of as a result of two separate simultaneous occurring component of motion। अगर हम गति की बात करें तो प्रोजेक्टाइल में जो गति होती है, यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो दो कंपोनेंट में आते हैं, यानी दो अलग अलग कंपोनेंट में यहाँ पे क्या आते हैं, बदलाव या परिवर्तन आते हैं। One component is along horizontal direction without any acceleration and other along the vertical direction with constant acceleration। क्या कहा गया है, यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है बगैर एक्सेलरेशन के और वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है आपका जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो त्वरण है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो ये है आपका वर्टिकल में कांस्टेंट क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण। यानी इस केस में आपको ध्यान रखना है, हम जी लेंगे, एक्सेलरेशन को हमेशा जी लेंगे, क्योंकि आपका जो है वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक, और वो किसके इन्फ्लुएंस में आता है, ग्रेविटी का भी उसमें इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को जी लेते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में आपका जीरो होगा या नो एक्सेलरेशन। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे। जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की जा गई हो तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल, फुटबॉल की बॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। किसी प्रक्षेप की गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक में के परिणाम के रूप में लिया जा सकता है। इनमें घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण में ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो ये आपकी प्रक्षेप गति का जो है डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति के लिए फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये है आपका वाई अक्ष। क्या किया, एक वस्तु ली, उसे प्रोजेक्ट किया। ठीक,
प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो हम थीटा ले लेते हैं, थीटा एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस में लिया जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस पे लिया जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक। मान लीजिए कि इस बिंदु पर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु जा रही है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो u है। अब आप इसे तोड़ेंगे, ठीक है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अभी आपने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट, और आपने क्या देखा है, आपने ये देखा है कि अगर कोई वेक्टर एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाता है तो यहाँ पे उसका कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे आएगा आपका u कॉस थीटा, जिसे आप ux भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ux होगा जिसे आप u कॉस थीटा लिखते हैं, और इस एक्सिस पे आपका होगा uy जिसे आप u साइन थीटा लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यानी x एक्सिस में u का कंपोनेंट कौन सा होगा, कोसाइन वाला, यानी u कॉस थीटा, और y एक्सिस में y कंपोनेंट जो होगा वो u साइन थीटा होगा, ठीक है। तो u कॉस थीटा और u साइन थीटा। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ax की और ay की, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि y एक्सिस में आपका ये g होगा, त्वरण जो है g होगा, ऑपोजिट जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 0, ठीक। तो ये हो गया आपका ux ax और, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ले, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर, या मान ले, हिंदी में लिख लीजिए, मान ले एक वस्तु को थीटा एंगल पर या थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, वह कुछ दूरी तय करने के बाद पर आ जाती है, ठीक है। नोट करेंगे इसे। तो अब हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे इसने कितनी दूरी तय की है, 80। दूसरा है s इक्वल्स टू 80 प्लस हाफ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u। अब हम यहाँ पे दूरी की बात करें तो दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं। s क्या है, जो दूरी तय की गई, किसी फिक्स टाइम पे दूरी तय की गई, इसे आप अगर हम x एक्सिस में ले तो x माइनस एक्स नॉट भी ले सकते हैं, जहाँ पे x नॉट जो है वो प्रारंभिक स्थिति है, x क्या है, अंतिम स्थिति है, बराबर, ठीक है। u x एक्सिस में है तो ux ले लेंगे, t प्लस हाफ a x एक्सिस में और t का स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, x
माइनस एक्स नॉट बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स का टी का। अब x की बात करें, इसे इधर ले जा लीजिए, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का। ठीक, अब यहाँ पे हम एक्स नॉट को 0 मान लेते हैं, हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है उसे हम 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पे यू एक्स है, यू एक्स क्या है, u cos थीटा, और ax जैसे कि बात करी, ax क्या होगा, 0 होगा, इसे आप लिख लीजिए 0। अब इसे आप सॉल्व करें, यहाँ पे रखेंगे आप, तो आपके पास आएगा x बराबर 0 प्लस u cos थीटा t प्लस हाफ 0 t का स्क्वायर, यानी x बराबर आ जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस u cos थीटा t प्लस ये भी आपका 0 हो गया। ठीक, तो यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा u cos थीटा t। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू देखें तो t बराबर हो जाएगा, इसको आप नीचे ले जा लीजिए, x अपॉन u cos थीटा, इसे आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि जो आपका 3D है, 3D वेक्टर में अगर हम कोसाइन ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या होगा, ये हमने जाना। इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन जानी, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि अगर कोई वस्तु हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है तो उस केस में जो उसके द्वारा टाइम लिया जाएगा या जो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो आप किस तरीके से लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इस केस में हम हाइट टाइम के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे।